अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। 2 दिन मुसलसल सफ़र था और उस सफ़र की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ गई हैं ज़हीर अहमद केस के हवाले से। अच्छा, चूँकि मेरी मुसलसल ट्रैवलिंग थी और बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ रहा था, इस वजह से लाइव आना या फिर कोई चीज़ अपलोड करना प्रॉब्लम हो रहा था। इंटरनेट के भी इश्यूज़ होते हैं फिर ट्रैवलिंग के दौरान। खैर आज काफ़ी सारी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस केस के हवाले से बातें कर रहे हैं और लोगों के ज़हन में शायद इस वक़्त ये है कि ये केस जो है ये ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि बजाय मैं खुद बहुत ज़्यादा तफ़सीलात आपको बताऊँ, तो किसी लीगल एक्सपर्ट को हमारे साथ होना चाहिए। तो जनाब जीएन कुरैशी साहब हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर, 2 दिहाइयों से ज़्यादा उनकी अपनी प्रैक्टिस है और जीएन साहब आ गए हैं हमारे साथ, तो उनकी मेहरबानी है। मैं उनको साथ लेता हूँ बजाय इसके कि मैं आपको इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा बताऊँ। हम जीएन कुरैशी साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब ये केस कहाँ खड़ा है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबर। सर, थैंक यू, आपने वक़्त निकाला। बहुत मसरूफ़ आदमी हैं आप और आपने हमारे लिए वक़्त निकाल लिया है, ये आपकी मेहरबानी है। सर, ये पहले तो एक्सीलेंट मैं विषय है ये बाबर। मुझे थोड़ा-सा लोगों को सर ये बताइएगा, अब हम कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पहले तो ये बताएँ कि ये इसमें 3 दफ़ात आज जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है, प्रोबेबली फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसके बाद इन्होंने चालान दे देना है। तो उसमें इन्होंने 3 दफ़ात जो हैं वो बाकी रखी हैं, बाकी उसमें से हज़फ कर दी हैं। 3 उसमें एक सिंध चाइल्ड जो रिस्ट्रेन एक्ट है उसके साथ है, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक है और एक जो है बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने की, अगवा करने की। क्या सर केस खत्म हो गया? नहीं, केस बिल्कुल खत्म नहीं हुआ बाबर। एक तो ये जो इन्होंने दफात निकाली है ना, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पर हैं और उस पे मेहदी अली काज़मी के वकला जो हैं जरूर असर्ट करेंगे और उनको करना चाहिए असर्ट कि जिस पॉइंट पे उन्होंने उन दफात को निकालने का जो जवाब पेश किया है ना, वो जवाब गलत है। वो जवाब हुँ, उन्होंने पेश किया है कि क्योंकि ऑलरेडी उनकी 164 की स्टेटमेंट हो चुकी है हुँ, लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में। हुँ, बाबर, ये थोड़ी सी वजाहत करना बहुत जरूरी है लोगों के समझने के लिए कि वो जो 164 की जो स्टेटमेंट हुई थी लाहौर में, वो झूठ की बुनियाद पे हुई थी। वो क्योंकि उस वक्त इन्होंने निकाहनामे पे 18 ईयर्स की एज लिखवाई थी, तो हुँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और जो हाई कोर्ट में स्टेटमेंट की थी, बच्ची ने दी थी, वो उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे दी थी जिसको फिर आगे चलकर नल एंड वाइट डिक्लेयर किया गया, गलत साबित हुई। तो हुँ, उन हुँ, दोनों स्टेटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर उसको जवाब बना के कोई प्रोविजंस निकाला जाता है तो उस पर असर्ट करके और उसे वापस डलवाया जा सकता है। रही बात अच्छा, के जी जी बाबर। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। रही बात के अगवा, सिर्फ अगवा देखिए, किडनैपिंग की किस्में हैं यहाँ पर। अ, बच्चे की सूरत में, मेल की सूरत में 14 अंडर द 14 इयर्स और फीमेल की सूरत में अंडर 16 इयर्स, जो कि 361 में वो उसकी तशरीह दी गई है। उस सूरत में अगर किसी बच्चे को इंटाइस करके वर्गला कर उसके वालदेन की इजाजत के बगैर, उसके वालदेन के कंसेंट के बगैर, वहां बच्चे का कंसेंट नहीं, वालदेन के कंसेंट के बगैर उसे ले जाया जाता है तो इसको किडनैपिंग कहा जाएगा। ठीक है ना। हुँ, अगर हुँ, इन उम्र से, इन एजेस से ऊपर की एजेस है, लेट्स से 16 से अबव फीमेल और 14 से अबव मेल, तो उसमें फिर बच्चों के कंसेंट की होती है। लेकिन क्योंकि ये बच्ची है, फीमेल है, इसकी एज जो डिक्लेयर हुई है, एक तो मेडिकल बोर्ड ने जो डिक्लेयर की है, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने उसको एंडोर्स किया है 15 ईयर्स। तो हुँ, वो एज है जिस एज में बच्ची के कंसेंट की माना नहीं रखती, उसकी स्टेटमेंट भी नहीं रखती माना, उसकी हुँ, स्टेटमेंट लेनी भी नहीं चाहिए। अब हुँ, वालदेन की स्टेटमेंट और वालदेन का कंसेंट उसमें लाजमी है। हुँ, एक चीज जो मैं आपके फोरम के तवज्जुह से कहना चाहूंगा और ये कन्वे करना चाहूंगा मेहदी अली काज़मी साहब के वकला को भी, कि अब आप कोशिश करें, क्योंकि बच्ची इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, ब्यूरो में, हुँ, एप्लीकेशन देकर, क्योंकि उसकी एज 15 ईयर्स आई है, तो वालदेन की स्टेटमेंट करवाकर वहां से चाइल्ड प्रोटेक्शन से बेहतर है वालदेन की कस्टडी में दी जाए, क्योंकि अच्छा सर, इस वक्त मैं मैं बच्ची की। मैं सॉरी जी आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें मैं खुद भी हम्म, समझना चाह रहा हूँ।
एक तो ये कि पुलिस इस वक्त बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि रिलाय कर रही है कोर्ट ऑर्डर्स पे। वो चाह रही है कि कोर्ट उन्हें डायरेक्ट करे तो फिर वो काम आगे चलाएं। एक तो ये चीज बड़ी उसमें ना प्रोग्रेस रिपोर्ट में नजर आ रही है। सेकेंडली, पुलिस इस बच्ची के स्टेटमेंट पर रिलाय कर क्यों रही है अगर इस स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है तो? बाबर देखिए, ये जो पुलिस रिलाय कर रही है ना कोर्ट ऑर्डर्स में, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का वो हिस्सा है जिसमें किसी की भी इंटरफेरेंस जो है ना नहीं मानी जाएगी। ना डिफेंस लॉयर्स की, ना प्रोसिक्यूशन की, ना ही कोर्ट्स की। इंडिपेंडेंट इदारा है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, उनको इंडिपेंडेंटली करना है, उसको रिलाय नहीं करना है किसी के ऊपर भी। अब मुझे कोई ऐसा कानून बता दे, पुलिस बता दे या कोई भी बता दे कि जिसके तहत, उस कानून के तहत बच्ची की 164 की स्टेटमेंट इस एज में, जहां 15 इयर्स उसकी डिक्लेयर हुई है, ली जानी चाहिए। नहीं, 361 क्लियरली कहता है कि ना तो बच्ची की स्टेटमेंट होगी, ना उसके कंसेंट की कोई माने रखता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वालदेन की स्टेटमेंट और वालदेन का कंसेंट माने रखता है। तो अगर पुलिस रिलाय कर रही है तो देखें कितने आईओएस चेंज होंगे, लेकिन जब तक प्रोसिक्यूशन की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है ना, तो अगर आईओएस चेंज होते भी हैं तो करने चाहिए। मैं अगेन इसी फोरम के तवज्जुह से एक बात कहना चाहूंगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिटीशन फाइल की जाए हाई कोर्ट में, जिसमें कहा जाए कि भाई इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर रही, उससे या तो इंडिपेंडेंट बनाया जाए या उस पर चेक रखा जाए। ये हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि जब सर तक आप कैसे चेक रखेंगे? ये थोड़ा सा बताएं, चेक किस तरह रखा जाएगा, क्या तरीका हो देखिए, सकता है? हाई कोर्ट किसी को भी, नाजिर को भी अपॉइंट कर सकती है, या किसी क्रेडिबल पर्सन को वकला में से या इन्वेस्टिगेशन के किसी डिपार्टमेंट में से जिसको एक्सपर्टी हो इन्वेस्टिगेशन की, उसको चेक रखने के लिए। देखें, 561A में इनहेरेंट पावर है कोर्ट के पास। कोर्ट के पास वास्ट पावर्स हैं, उसमें जाकर वो ये चेक रखवा सकती है। क्योंकि देखें, 4 आईओएस चेंज हो चुके हैं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और अपेरेंटली लग रहा है कि आया या तो वो टेम्पटेशंस उनको दी जा रही हैं या उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस या प्रेशर होगा, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं चलेगी। और मैंने पहले भी कहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरे केस की रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करती है। अगर रीढ़ की हड्डी को आप कमजोर कर देंगे तो पूरे का पूरा केस मफलूज होकर रह जाएगा। जी बाबा। तो सर ये अब इसमें पुलिस एक बात और कर रही है इस रिपोर्ट में कि अभी तक किसी अदालत की जानिब से इस निकाह को गैर कानूनी नहीं कहा गया। ये थोड़ी सी समझ से बाहर है कि बच्ची कम उम्र है और उसका स्टेटमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, मतलब वो काबिल कबूल ही नहीं है। और फिर उसके निकाह के हवाले से पुलिस फिर ये कहती है कि कोर्ट ने अभी तक क्योंकि कलअदम नहीं किया है तो इस वजह से हम उस पर रेप का सेक्शन भी नहीं लगा सकते हैं। तो क्या कोर्ट से ही कराना है सारा काम जाके, या ये पुलिस के पास इख्तियार है, वो खुद लगा सकती थी? देखिए बाबर, इसमें एक चीज तो आप जहन में रखिए, ये जो निकाह है ना, ये गैर कानूनी नहीं है, इलीगल नहीं है, इनवैलिड है। अच्छा, इनवैलिड जी, गैर कानूनी, इलीगलिटी और इनवैलिडिटी में फर्क है। जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा ये वैलिडिटी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। क्योंकि पंजाब में निकाह हुआ है तो पंजाब में 16 इयर्स की एज है, जैसे ही बच्ची 16 इयर्स को पहुंचेगी ये निकाह वैलिड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन को ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि कोर्ट ऑर्डर करे। 16 ईयर से पहले बच्ची अक्यूज के साथ नहीं रह सकती, वो निकाह इनवैलिड है। उसमें अगर वो बच्ची उसके साथ रहेगी तो उसमें फिर रेप के वो दफात भी शामिल होंगी और बहुत सारी चीजें जो है ना वो सामने आएंगी। तो ये तो वाजे हो जाना चाहिए कि इनवैलिडिटी में भी वो बच्ची जो है उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन इनको वाइड डिक्लेयर करवाने के लिए एक सूट फाइल करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि इन्होंने वो सूट फाइल किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो बहुत अच्छा किया है, नहीं तो सूट फॉर जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करके उसको वाइड डिक्लेयर करवाएं। क्योंकि ये कम उम्री में शादी हुई है, इनवैलिड शादी हुई है, बच्ची का कंसेंट उसमें माना नहीं रखता, उसको बहला फुसला कर बरगला कर वो निकाह किया गया है। और फिर उस निकाह की बुनियाद पे लाहौर के मजिस्ट्रेट के पास झूठ बोला गया है 18 इयर्स का, और वहां पर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई है। तो जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पे रखी गई हो
तो उसकी अफादियत आप समझ सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो पुलिस को वेट नहीं करना चाहिए, पुलिस जी। कोर्ट में फिर जो इसमें मुद्दई मुकदमा के लॉयर्स हैं, वो इस पॉइंट को जब रेस करेंगे तो क्या इससे कोर्ट से कोई डायरेक्शन इस तरह की आ सकती है आपके ख्याल में कि जो चीज है ही झूठ के ऊपर और उसकी बेस ही ठीक नहीं है, तो पुलिस इस चालान में दफात को दोबारा शामिल करे या उस पर रिलाई ना करे स्टेटमेंट पे बच्ची के? बाबा, ये एस्टैब्लिश रूल है, और ये एस्टैब्लिश रूल ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्कि थ्रू द वर्ल्ड, कि जिस चीज की बुनियादी झूठ पे या गलत बात पे रखी जाती है तो उसकी जो भी आगे वाली जितनी भी इकदाम होंगे ना वो गलत होंगे। तो इसका बुनियादी झूठ पे रखा गया है। यस, आप वाली बात बिल्कुल सही है कि ये पॉइंट मेहदी अली काज़मी साहब के वकला को रेज करनी चाहिए, वहां पर एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। थोड़ा सा पेस को बढ़ाना पड़ेगा इसको। देखें बाबर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में, तो सिविल में हमें टाइम मिल जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्रिमिनल केसेस में हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें स्पॉन्टिन्यूसी दिखानी पड़ती है, स्पॉन्टिन्यूटी दिखानी पड़ती है, और सेंस ऑफ रिपार्टी जो है ना हमारी बढ़ानी पड़ती है, फौरन एक्ट करना पड़ता है। उसमें हमें कभी कभी डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि हम जो ये इकदाम उठाने जा रहे हैं कि उसका जवाब क्या आएगा, हमें उसकी पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। टाइम बहुत बड़ा मायने रखता है इसमें केस में, तो इनको थोड़ा सा पेस बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, कुछ छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन ये 17 की जो डेट पड़ी है ना, ये बहुत ज्यादा पड़ी है, उससे पहले पड़नी चाहिए थी, वरना इसका बेनिफिट जो है ना, वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज को जाएगा। अच्छा, तो ये अभी तो चालान पेश नहीं हुआ है, चालान अभी पुलिस ने जमा करवाना है। आपकी एक्सपर्टीज और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जिस वक्त ये चालान जमा होगा और पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट सारी रिलाई कर रही है उस बच्ची के स्टेटमेंट पर, और जो दफात खत्म की हैं वो भी बच्ची के स्टेटमेंट पर खत्म की गई हैं, तो क्या आपके इस पूरे एक्सपीरियंस में ये लगता है आपको कि ये एज इट इज चालान कबूल कर लिया जाएगा अगर इसी प्रोग्रेस रिपोर्ट की बुनियाद पे किया तो? देखें, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बाबर हाई कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। अगर उस प्रोग्रेस रिपोर्ट से हटके कोई चीज दी जाती है तो वो मैनिपुलेशन में आएगी और मैनिपुलेट किया जाएगा उसको। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बच्ची की स्टेटमेंट को रिलाय नहीं करना चाहिए, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही मायने नहीं रखती हैं, और स्टेटमेंट लेनी भी नहीं चाहिए। या तो मुझे कोई ऐसा कानून बता दें जो कानून इनको अलाउ कर रहा है 164 का 15 ईयर्स की एज में इन ऑफेंसेस में, अगर ये समझते हैं कि स्टेटमेंट लेनी चाहिए तो उसका कानून बता दें। भाई ये कोडिफाइड लॉ है ना बाबर, हम जंगल के कानून में तो नहीं रह रहे ना, कोडिफाइड लॉ है। हमारे पास सीआरपीसी है, हमारे पास पीपीसी है। सीआरपीसी का कोई ऐसा प्रोविजन बता दें जिसमें 164 इन ऑफेंसेस में बच्ची की स्टेटमेंट करवाई जाएगी, नहीं करवाई जाएगी। उसमें 361 में उसकी मुमानियत है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। 361 आप पढ़ लें, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बच्ची का कंसेंट नहीं, वालिदैन का कंसेंट। तो अगर वो पुलिस रिलाय कर रही है तो पुलिस जो है ना वो मैनिपुलेट कर रही है, पुलिस टेम्पटेड लग रही है, और मुझे लग रहा है कि जिसे कह लेना कि या तो उनके ऊपर प्रेशर है। और दूसरी बात, मैं आपके फोरम के तवज्जुह से एक चीज करना चाहूंगा कि इसमें जिब्रान नासिर मेरे ख्याल से 2 नहीं 3 महाजों पे लड़ रहा है। एक तो पुलिस के साथ, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है कि पुलिस, सिंध पुलिस के साथ भी वो महाज। अच्छा सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। मेरा सवाल जो असल में, मैं क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, मुसलसल समझना चाह रहे हैं, मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि पता चले, बजाय इसके कि हम किसी और डिबेट में इन्वॉल्व रहे। ये मेरा सवाल ये था कि इस बच्ची के स्टेटमेंट की बुनियाद पर दफात को खत्म करके प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ चालान जमा करवाया जाए तो क्या अदालत मंजूर कर लेगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कौन सी स्टेटमेंट? 164 की, जी जो जी कि जी उन्होंने जी लाहौर हाईकोर्ट में दी है। जी 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 जी, वो गलत स्टेटमेंट है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो उसको बुनियाद बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है ना? अच्छा, जो सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई है वो उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे दी गई है जो मेडिकल रिपोर्ट को गलत साबित किया गया था। हाँ, एक चीज जरूर करनी चाहिए इन बुकला को, मेहदी अली काज़मी के, कि उसी पिटीशन में, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में है ना, डिस्पोज ऑफ अगर हो भी गई है तो उसमें आप सीए में लगा सकते हैं कि उस मेडिकल रिपोर्ट को नल एंड वाइट डिक्लेयर करवाएं, जो कि अभी तक उन्होंने नल एंड वाइट डिक्लेयर नहीं करवाया है। अब पुलिस इस जगह पर बिल्कुल सही है, जब तक आप उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर नहीं करवाएंगे
तो वो उसी को बेस बनाकर चलेंगे। तो उस मेडिकल रिपोर्ट को इनको चाहिए कि नल एंड वाइट डिक्लेयर करवाएं। बाकी 164 की जो स्टेटमेंट उन्होंने वो दी है वो झूठ की बुनियाद पे दी है, 18 ईयर्स की पेपर, बल्कि उनके खिलाफ पर्जरी। इनकी टीम एक लाहौर में बैठी हुई है, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप उसी कोर्ट में जाकर, क्योंकि पर्जरी का केस उसी कोर्ट में चलता है, 193 का नोटिस करवाएं उनको कि भाई आपने ये गलत बयानी देकर, ये निकाहनामा यहाँ पर देकर जिसमें आपने 18 ईयर्स की एज लिखी थी, आपने ये स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड करवाई, उसका जवाब दे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तफ्तीशी अफसर की मुमकिन तौर पे अदालत में सरजनिश हो सकती है अदालत की जानिब से कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा इनको ये पॉइंट्स रेस करनी पड़ेंगी इनके वकील को। इनको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल लेता हूं क्योंकि आपका टाइम भी बहुत, आप मसरूफ आदमी है और मैं भी काफी सफर के बाद अभी थकन पूरी उतरी नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा चाह रहे थे कि उनसे बात की जाए, उन्हें समझाया जाए। तो एक परसेप्शन इस वक्त डेवलप ये हो गया है या किया जा रहा है कि ये केस खत्म हो गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा और मुल्जिमान जो है वो आजाद होंगे अब, और कुछ अरसे बाद जो मगबिया है वो भी मुल्जिमान के साथ होगी। क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है? नहीं, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है बाबर। इसकी दो स्टेजेस है। एक तो इस वक्त जो केस चल रहा है ना, एक तो पूरा एडवर्सरियल प्रोसीजर में, जिसे हम प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कहेंगे, जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तब जाकर केस खत्म होगा, कंक्लूड होगा। दूसरी स्टेज जो है, जो इस वक्त चल रही है, वो बेल वाली स्टेज चल रही है। बेल वाली स्टेज में टेंटेटिव असेसमेंट होती है विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ द केस। केस के मेरिट को टच नहीं किया जाता। अब क्योंकि एमएलओ की एप्लीकेशन को उन्होंने डिक्लाइन किया है, तो लोगों का ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि शायद केस खत्म हो गया है। नहीं, एमएलओ की रिपोर्ट या एमएलओ की जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होगी ना, वो मेडिकल रिपोर्ट, वो बेल को तो इफेक्ट करेगी नहीं, वो करेगी पूरे केस को इफेक्ट करेगी। पूरे केस जो कंक्लूड होगा ना, मेरिट ऑफ द केस को इफेक्ट करेगी। तो अगर आज डिक्लाइन हुई है, इनको चैलेंज करनी चाहिए। अगर आज नहीं, कल वो फिर अप्लाई कर सकते हैं, आगे चल के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये केस चलेगा अभी, और ये परसेप्शन बिल्कुल डाइल्यूट होना चाहिए कि केस खत्म हो गया है और बच्ची जो है उसके साथ लाहौर चली जाएगी। ये खाम ख्याली से निकल आए लोग, और वो जो बैठ के यहाँ पर अपोनेंट सर कह वो रहे छोड़े, होते वो हैं, हम अपने उनको भी प्लेटफॉर्म से बात नहीं करते। लेकिन वो जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ना, बबल अप किया जा रहा है, उस परसेप्शन को मैं डाइल्यूट करना चाह रहा हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। बच्ची कराची में ही रहेगी, बच्ची नहीं जा रही लाहौर। और दूसरी बात ये कि ये पूरा केस जब तक कंक्लूड नहीं होता, तब तक कोई डिसीजन ना नहीं अच्छा सर, प्रोसीड कर सकते। सर एक सवाल और जी आ गया जहन में जाते जी। जाते। ये बताइए, तीन इसमें दफात हैं। एक तो वो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, लेकिन इसमें एक दफा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ये कितनी मजबूत दफा है और इसका क्या असर रहेगा केस पे, ये मैं पर्सनली खुद भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो दफा इसमें लगाई गई है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, ह्यूमन पीआईटी की लगाई गई है ना, जी जी प्रिवेंशन जी ऑफ, जी। ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ट्रैफिकिंग इन पर्सन की लगाई गई है। देखिए, अब वो ट्रैफिकिंग, मैंने जो किडनैपिंग की किस्में बताई थी ना, एक किडनैपिंग की किस्म ये है कि जब आप बच्चे को किडनैप करते हैं और फिर उसे इस कंट्री से बाहर कहीं आप लेकर चले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं आप उसको करते हैं, तो वो ट्रैफिकिंग में आता है। तो अब क्योंकि ये केस चल रहा है, इनकी नीयत क्या थी बाबर? देखें, केस में सिर्फ मुलजिम का पकड़ना या मुलजिम का एक्ट माना नहीं रखता है कि उसने एक्ट क्या किया, उसके पीछे के अवामिल क्या थे, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। वो सारी चीजें जब तक साबित नहीं होंगी ना, हो सकता है इंटेंशन ये हो कि वो ट्रैफिकिंग करके इसको बाहर भेज रहे थे, तो वो दफा रहेगी। और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ मेंस रिया और एक्टस रिया का कॉन्सेप्ट है। एक्टस रिया का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्ट हुआ, अच्छा वो जो एक्ट हुआ है उसके पीछे माइंड क्या था, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, उसके अवामिल क्या थे, उसको साबित करना पड़ेगा। तो वो जब साबित होंगे तो फिर पता चलेगा कि आया इसमें ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व थी या नहीं थी। अच्छा, यानी ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। तो बिल्कुल मतलब आएगा। हम मुख्तसरन अपने लोगों को ये बता सकते हैं इस वक्त कि एक तो पुलिस की जो फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसमें अगर वो बच्ची के स्टेटमेंट पर रिलाई कर रही है, तो दलाइल हमारे जो यहाँ पे वकला हैं फरीकैन के, उनके होंगे। और
अदालत मुमकिना तौर पे ऐसे चालान को कबूल शायद ना करे जो बच्ची के स्टेटमेंट पर रिलाई करके किया बनाया जाए, नंबर 1। और इनको नंबर 2 स्ट्रांगली, ये बाबा सॉरी टू कट यू, इनको इनके वकला को स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए कि बच्ची की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो वो कानून दिखा दें किस कानून के तहत होनी चाहिए। और फिर इसके साथ ये कि ये केस हरगिज अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आगे नहीं, चलेगा और इसमें सेक्शंस लगी हुई हैं और मुमकिना तौर पे गिरफ्तारी भी किसी स्टेज पे हो सकती है। वेरी ट्रू। ठीक हो गया, और थैंक यू सर, 17 थैंक्स को फॉर योर रेस्ट टाइम। अश्योर आप रखें, रेस्ट अश्योर रखें, ये बेल कैंसिल होगी, आप देखिएगा। आप ये अच्छा। चालान, हाँ रेस्ट अश्योर रखें, ये बेल कैंसिल होगी। देखें वो जो निकाह पढ़ाने वाले हैं वो इतने अरसे से बिहाइंड द बार है हम्म। और वो कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया है, वो मना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिहाइंड द बार है। क्यों हम्म। पीछे जेल के? क्योंकि वो उसने माइनर का, बच्ची का निकाह पढ़ाया है, हम्म। उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए थे। हम्म। तो जब ये चीजें उस पे लागू हो सकती हैं तो जिन्होंने किया है ये उन पे तो लाजमी होगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। माय आपने प्लेजर, मसरूफ माय वक्त में प्लेजर। से हमें कुछ वक्त दिया, हम आइंदा भी कोशिश करेंगे एनी टाइम, आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते रहें। एनी टाइम सर थैंक बाबर, यू वेरी एनी टाइम। मच। आप सर थैंक यू। आप लोगों ने सीनियर लॉयर हैं जी एन कुरैशी साहब और 2 दिहाई से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस है। मैं 2 दिन सफर में था और इस वजह से मैं बहुत सारी चीजें, सफर में वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम, मतलब इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो लाइव आना और मुसलसल ड्राइव करना। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद मैंने आज जब चीजों को देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये जनरल परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि केस क्लोज हो चुका है और अब सब खत्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि किसी सीनियर लॉयर के साथ बैठकर बेसिक सवालात जो हैं कम से कम उनके जवाबात लिए जाएं, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, माहिर कानून नहीं हूं। तो एक माहिर कानून जी एन कुरैशी साहब 2 दिहाइयों से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस है और सीनियर लॉयर हैं, और उनसे मैंने दरखास्त की थी। उन्होंने आज काफी सवालों के जवाब दे दिए और आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिले होंगे। कल देखें क्या होता है, लेकिन हम इस केस को रिपोर्ट करते रहेंगे, इसको फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जो हकायक होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह किसी वक्त में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।